हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन आरकेलो फाउंडेशन। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एचपीएससी जुडिशरी 2010 के क्वेश्चन 1 to 20 सोल्व किए थे। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन 21 to 40 सोल्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही आरकेलो फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है, अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका रीज़न बताएं ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर बना सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन 21 to 40। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राइट टू सीक एडवर्सरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ बिलोंग्स टू ए प्रेसिडेंट, बी गवर्नर, सी प्राइम मिनिस्टर, डी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? जो राइट टू सीक एडवर्सरी ओपिनियन होता है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो अधिकार होता है एडवर्सरी ओपिनियन का सुप्रीम कोर्ट का, वो किससे संबंधित है? ए प्रेसिडेंट, बी गवर्नर, सी प्राइम मिनिस्टर, डी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए प्रेसिडेंट। इसके लिए आप आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी इनमें से कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य किया? ए एम हिदायतुल्ला, बी पी बी गजेंद्र जाखर, सी पी एन भगवती, डी ऑल ऑफ दी अबोव। इसका आंसर होगा ए एम हिदायतुल्ला। जो एम हिदायतुल्ला थे, जस्टिस एम हिदायतुल्ला थे, वो फर्स्ट मुस्लिम CJI भी थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? एन ऑर्डिनेंस promulgated by president A has an indefinite life, B 1 year, C must be laid before parliament when it reassembles, D none of the above। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा C must be laid before parliament when it reassemble। तो इसके लिए आप आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा ए पर्सन शैल नॉट बी लेस देन ए 25 ईयर्स, बी 30 ईयर्स, सी 35 ईयर्स, डी 40 ईयर्स। यानी कि जो राज्यसभा के लिए इलेक्टेड होते हैं, कंटेस्ट होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए जो भी कैंडिडेट होते हैं, उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है बी 30 ईयर्स। इसके लिए आप आर्टिकल 84 भी देखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। एरिया ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी फॉर द पर्पज ऑफ जनरल इलेक्शंस इज डिटरमाइंड बाय ए डेलिमिशन कमीशन, बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी सेंसस कमीशन, डी प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए डेलिमिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ए डेलिमिशन कमीशन। जो डेलिमिशन कमीशन होता है वो इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द प्रोविजन ऑफ डेलिमिशन कमीशन एक्ट। The main task of the commission is to redraw the boundaries of various assemblies and Lok Sabha constituencies is based on a recent census। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
26. On which date did Indian become sovereign democratic republic? A. 15th August 1947, B. 26th January 1950, C. 30th January 1952, D. 26th January 1947। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बी, 26 जनवरी 1950। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी पीपल ऑफ इंडिया, सी इंडियन प्रेसिडेंट, डी इंडियन पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी, पीपल ऑफ इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड टू लिबर्टी ऑफ प्रेस। यानी कि कौन सा आर्टिकल है वो डिक्लेयर करता है लिबर्टी ऑफ प्रेस। ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 22। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? ए, लिबर्टी ऑफ प्रेस के बारे में बताया गया है आर्टिकल 19(1) में। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा? हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स। कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो फंडामेंटल राइट्स पर कौन इम्पोज कर सकता है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी पार्लियामेंट, सी प्रेसिडेंट, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? बी, पार्लियामेंट बाय लॉ में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए आप आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 से लेकर 19 सब आर्टिकल 6 देखिएगा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया इज अवेलेबल टू। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इंडिया में वो किसके लिए अवेलेबल है? ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बी ऑल पर्सन इन केस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, सी ऑल पीपल फॉर एनफोर्सिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स conferred on them, D an aggrieved individual alone। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा सी, ऑल पर्सन फॉर एनफोर्सिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड ऑन देम। तो इसके लिए आप आर्टिकल 14, 20 एंड 21 देखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 31 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, a command asking a public authority to perform its public duty is called the writ। A habeas corpus, B quo warranto, C mandamus, D prohibition। तो इसका आंसर होगा mandamus। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, एंड अनदर नेम ऑफ मर्सी किलिंग इज फाइनल एग्जिस्ट, बी यूथनेशिया, सी मर्फीज डेथ, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा यूथनेशिया, बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ। यानी कोई भी पर्सन अरेस्ट किया जाता है उसको प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के सामने, उसके लिए टाइम पीरियड कितना है? ए 24, बी 48 आवर्स, सी 72 आवर्स, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? ए 24 आवर्स। इसके लिए आप आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 एंड CRPC सेक्शन 57 देखिएगा।
चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, ओनरशिप एंड पोजेशन आर ए सेम, बी सिमिलर, सी डिफरेंट, डी आइडेंटिकल। तो पोजेशन और ओनरशिप है, दोनों ही एक दूसरे से अलग होती हैं, तो इसका आंसर होगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न अलाइव, विच वन इज ट्रू अबाउट हिम? A. He is considered to be a person in eyes of law. B. He is considered even in womb to be in existence. C. He is considered to be capable of knowing personal rights. D. All of the above. क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? डी। एन अनबोर्न पर्सन इज ए लीगल पर्सन। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, एन unborn person is a legal person. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, लोकस स्टैंडाई मीन्स। लोकस स्टैंडाइज क्या होता है? ए one's personal interest, B right to sue, C right to be heard, D right to intervene। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? राइट टू इंटरवेन, डी, राइट टू इंटरवेन। इट मीन्स स्टैंडिंग बिफोर ए कोर्ट, only the parties who have been harmed can bring the suit. PIL is an exception to locus standi। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। एक कॉन्ट्रैक्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ए सेट ऑफ प्रोमिस, सी एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, D a promise to do something or abstain from doing something। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? ए एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसके लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H देखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, इलीगलिटी रेंडर्स ए कॉन्ट्रैक्ट, ए पनिशेबल, बी void, सी इलीगल, डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? बी void। इलीगलिटी रेंडर्स ए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? void होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए क्लियर करने के लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 एंड 24 देखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर हरियाणा इज ए 13, बी 15, सी 20, डी नन ऑफ दीज। इसका 39 का आंसर होगा डी। हरियाणा में लोकसभा की टोटल 10 सीट्स हैं, तो 10 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा स्टेट वाज ए BD शर्मा, बी बंसीलाल, सी राव बीरेंद्र सिंह, डी देवीलाल। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ए BD शर्मा। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 to 40 डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 41 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ RK लॉ फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके 150 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।